ओके, फंक्शंस क्या होते हैं? सी फंक्शंस या मॉड्यूल्स, ठीक है, फंक्शन को ही मॉड्यूल भी कहते हैं। फंक्शन का यूज क्या है? सी अगर हमें जैसे फॉर एग्जांपल एक प्रोग्राम लिख रहे हैं 2 नंबर के एडिशन का, तो ऐसा तो है नहीं कि आप हमेशा 2+3 ही करना चाहेंगे उस प्रोग्राम के थ्रू। आपके नंबर्स हमेशा बदलते रहेंगे, नंबर की जो वैल्यूज है वो हमेशा बदलती रहेगी। फॉर एग्जांपल कभी आप 3+5 करना चाहेंगे, कभी आप 4+6 करना चाहेंगे, कभी आप कोई बहुत 2 बड़े नंबर्स का एडिशन करना पड़ेंगे। यानी हमें फंक्शन को यूजर डिपेंडेंट बनाना होता है कि यूजर क्या वैल्यू डालेगा उस हिसाब से आंसर आएगा। यानी फंक्शन हम जो लिखेंगे वो वेरिएबल्स का यूज करके लिखेंगे। दूसरा, हमें फॉर एग्जांपल एडिशन एक ही प्रोग्राम में कई बार करना है ना, अलग अलग वैल्यूज का एडिशन कई बार करना है। कभी हमें 2 रुपीज का एडिशन करना है, कभी हमें 2 नंबर्स का एडिशन करना है, कभी 2 हमें मतलब अलग अलग 2 मतलब डिस्टेंसेस का एडिशन करना है। तो क्या हम बार बार अलग नंबर अलग अलग बार बार एडिशन का कोड लिखेंगे? नहीं, हम एडिशन का कोड एक ही बार लिखेंगे और उसका हम फंक्शन बना देंगे और उस फंक्शन को उसके नाम से हम बार बार कॉल करते रहेंगे। तो जितनी बार भी हमें एडिशन चाहिए, बस सिर्फ हमें उस फंक्शन को उसके नाम से कॉल करना होगा, बार बार कोड लिखने की जरूरत नहीं है। तो इससे क्या फायदा हुआ कि हमारा कोड थोड़ा छोटा हो जाएगा, यानी बड़ा नहीं रहेगा। एंड इट हेल्प्स टू रीयूज द कोड, यानी हम उस कोड को बार बार यूज कर रहे हैं। जब भी हमें पूरे प्रोग्राम में जब भी हमें 2 नंबर को एडिशन करने की जरूरत पड़ रही है, हम उस फंक्शन को कॉल कर दे रहे हैं, यानी हमें कोड को बार बार रीयूज करने का फायदा मिल रहा है। इजी डिबगिंग है। इजी डिबगिंग कैसे है? फॉर एग्जांपल सी प्रोग्राम में तो बहुत सारी चीजें होती है, प्रोग्राम बहुत बड़े होते हैं, उसमें एडिशन भी हो सकता है, उसमें कुछ और भी हो सकता है, उसमें प्रिंटिंग भी होगी, उसमें मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें हैं। अब प्रोग्राम जब हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो उसमें एरर आ रही है, तो एरर आ रही है। अब हमें अगर एरर आ रही है तो हमें पूरा प्रोग्राम चेक करना पड़ेगा कि कहाँ गलती है। बट अगर हम अलग अलग टास्क के लिए अलग अलग फंक्शन बना लें, ना एडिशन के लिए अलग फंक्शन, मल्टीप्लिकेशन के लिए अलग फंक्शन, कुछ चीज को डिस्प्ले करने के लिए अलग फंक्शन, तो अगर हमें लग रहा है कि हमारे एडिशन में ही कुछ प्रॉब्लम है क्योंकि आउटपुट जो है एडिशन का ही गलत आ रहा है, तो हमें पूरा प्रोग्राम चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम सिर्फ एडिशन वाले फंक्शन में जाएंगे और उसको चेक कर लेंगे फंक्शन को, और उसको रेक्टिफाई कर लेंगे यानी ठीक कर लेंगे, और हमारा आउटपुट ठीक हो जाएगा। अगर हम अलग अलग टास्क के लिए अलग अलग फंक्शन नहीं बनाते तो हमें पूरा प्रोग्राम चेक करना पड़ता। ठीक है, तो फंक्शन क्या हो गया? पर्टिकुलर टास्क के लिए बनाया गया सेट ऑफ कोड। ठीक है, ओके। टाइम सेविंग, ऑब्वियसली टाइम सेविंग होता है। कॉम्पैक्ट कोड, और कोड हमारा छोटा हो जाता है क्योंकि हम एक ही चीज के लिए बार बार कोड नहीं लिख रहे हैं, हम उसको रीयूज कर रहे हैं। ठीक, अब आता है टाइप्स ऑफ फंक्शन। सी फंक्शंस 2 तरह के होते हैं। एक जो हमारे जो जैसे फॉर एग्जांपल पाइथन अगर हम यूज करें तो पाइथन की लाइब्रेरी में कुछ फंक्शंस पहले से ही लिखे हुए हैं। जैसे कि आपने ध्यान दिया होगा, आप प्रिंट फंक्शन यूज करते हैं तो कंप्यूटर को कैसे पता चलता है कि जब प्रिंट लिखा हो तो प्रिंट करना है, यानी उसके लिए हमने कोड कहीं पहले से लिखा हुआ है। प्रिंट सिर्फ हम प्रिंट नाम यूज करते हैं फंक्शन का और वो काम कर देता है, यानी हमें फंक्शन को सिर्फ कॉल करना होता है उसके नाम से और वो काम कर देता है अपना। तो ये फंक्शन का कोड पहले से ऑलरेडी पाइथन की लाइब्रेरी में लिखा हुआ है, हमें सिर्फ उसको कॉल करना होता है तो वो अपना काम कर देता है। उसका कोडिंग हम नहीं कर रहे हैं, वो फंक्शन हम नहीं बना रहे हैं। इनको बोलते हैं प्री डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो ऑलरेडी लिखे हुए हैं। क्यों ऐसे लिखे हुए हैं? क्योंकि ऑब्वियसली ज्यादातर कोडर्स को प्रिंट करने की जरूरत पड़ेगी ही, तो इससे फिर क्या फायदा होगा कि अगर हर कोडर हर प्रोग्राम में प्रिंटिंग के लिए कोड लिखता रहे, राइट? ये तो कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए ऐसी लाइब्रेरी बना दी गई है जिनमें जो टास्क जनरली हर प्रोग्रामर को ही करना होता है उसके लिए फंक्शंस ऑलरेडी वहां लिख दिए गए हैं और हम उन लाइब्रेरीज को एक्सेस कर लेते हैं, उन फंक्शंस को कॉल कर लेते हैं डायरेक्टली उनका नाम यूज करके, राइट? ऐसे बहुत सारे फंक्शन है, केवल प्रिंट फंक्शन ही एक फंक्शन नहीं है। फॉर एग्जांपल आपका एक रेंज फंक्शन था। रेंज फंक्शन क्या कर रहा था? पहली वैल्यू से लेके लास्ट वाली वैल्यू से एक कम तक वैल्यूज को ले रहा था। तो रेंज एक फंक्शन था जिसका कोडिंग पहले से ही लाइब्रेरी में लिखा हुआ है, हम सिर्फ रेंज नाम से उसको कॉल कर रहे हैं और वो अपना काम कर दे रहा है। ऐसे ऑलरेडी बहुत सारे फंक्शंस हैं। ठीक है, अब दूसरा आता है यूजर डिफाइंड फंक्शन, यानी जो हम लिखते हैं। ठीक है, हम भी तो फंक्शंस लिखते हैं। अभी मैं आपको अगले उसमें स्लाइड में एक प्रोग्राम डिस्कस करूंगी और उसमें मैं आपको एक फंक्शन बनाकर दिखाऊंगी।
ठीक है, तो वो होगा यूजर डिफाइंड फंक्शन जो हम लिखते हैं। ठीक है, जो कोडर लिखता है फंक्शन। देखिए, फंक्शन, किसी भी फंक्शन के 3 पार्ट्स होते हैं। जो यूजर डिफाइंड फंक्शन, जो फंक्शन हम लिखेंगे उसके 3 पार्ट्स होंगे। ठीक है, नेम, उसका नाम, यानी हमें जब भी फंक्शन लिखना है तो हमें एक नाम डिसाइड करना होगा। नाम हमेशा उस फंक्शन के टास्क से रिजेंबल करना चाहिए, यानी उससे रिलेटेड होना चाहिए। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 नंबर को ऐड करने का एक फंक्शन बनाना चाह रही हूँ तो उसका फंक्शन का नाम भी कुछ एडिशन या कुछ सम या ऐसा कुछ होना चाहिए, राइट। ऐसे नहीं कि टास्क तो है 2 नंबर को ऐड करने का, फंक्शन भी हम लिख रहे हैं 2 नंबर को ऐड करने का, लेकिन उसका नाम दे दिया हमने मल्टीप्लिकेशन। ऐसा नहीं होना चाहिए। फंक्शन का नाम एक जेन्युइन नेम होना चाहिए जो उसके टास्क से रिलेट करता हो। पैरामीटर्स, पैरामीटर्स होता है, एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, ये DEF किस लिए लिखा है? डेफ मीन्स हम फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, हमारा फंक्शन का कोडिंग हम यहाँ करने वाले हैं। इट्स अ डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। ठीक है, डिस्प्ले मैंने नाम रखा है फंक्शन का। क्यों रखा है डिस्प्ले? क्योंकि मैं कुछ प्रिंट करना चाहती हूँ, कुछ आउट स्क्रीन पर डिस्प्ले करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने नाम डिस्प्ले रखा। अब मैं क्या चाहती हूँ कि ऐसे नहीं कि मैं एक फिक्स नेम ही डिस्प्ले करूँ, मैं चाहती हूँ कि यूजर जो भी स्ट्रिंग इनपुट करे वो मेरे नेम वेरिएबल में जाए और वो प्रिंट हो। ठीक है, इसलिए ये एक वेरिएबल लिया गया है यहाँ पे। तो ये जो नेम वेरिएबल ब्रैकेट के अंदर लिखा है दैट इज कॉल्ड पैरामीटर। ठीक है, तो जब हम फंक्शन के नाम से उस फंक्शन को कॉल करते हैं तो हम इस पैरामीटर की वैल्यू भी सेंड करते हैं। ठीक है, ये अभी प्रोग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा। और बॉडी क्या होती है? बॉडी वो होती है, लास्ट में हम कोलन लिखेंगे, कोलन के बाद उस फंक्शन के अंदर का जो भी कोड है, जैसे यहाँ पर प्रिंट नेम है तो ये बॉडी हो गई। पर ऐसा जरूरी नहीं कि एक ही लाइन ऑफ कोड हो, कितने भी लाइन ऑफ कोड एक बॉडी में हो सकते हैं। फंक्शन की बॉडी में कितने भी लाइन ऑफ कोड हो सकते हैं। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि वो फंक्शन क्या टास्क करने वाला है। अब हम एक फंक्शन डिस्कस करेंगे जो कि हम एक कोडर क्रिएट कर रहा है जो कि प्री डिफाइंड फंक्शन नहीं है। ठीक है, उस फंक्शन का नाम रखा है मैंने func1, FUNC1। ठीक है, मैं इसका नाम मल्टीप्लाई भी रख सकती थी। ठीक है, कुछ भी नाम हम यहाँ दे सकते हैं, एक जेन्युइन नेम हमें देना चाहिए। तो DEF यानी डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन हम कर रहे हैं। डेफिनेशन मीन्स जहाँ पे हम उस फंक्शन का कोड लिखते हैं वो डेफिनेशन कहलाती है। ठीक है, यहाँ पे फिर हमने फंक्शन नेम दे दिया func1। ब्रैकेट में x और y क्यों दिया है? क्योंकि हम 2 नंबर्स यूजर से लेंगे और वो जो नंबर्स यूजर से हम लेंगे वो x और y में जाएंगे, इन्हीं का हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, तो x इंटू वाई, लेकिन जो आंसर है वो भी तो हमें कहीं स्टोर करना पड़ेगा। तो x इंटू वाई हमने किस में डाल दिया? c, एक वेरिएबल लिया है उसमें x इंटू वाई की वैल्यू डाल दी है। अब रिटर्न सी क्या है? जब फंक्शन में आप यहाँ सिंपल डिस्प्ले तो कर नहीं रहे, एक वैल्यू है आपके पास, वो वैल्यू कहाँ जाती है? जहां से फंक्शन कॉल होता है वहां वो जाती है। तो वहां पे हमें क्या चाहिए होगा? हमें आंसर चाहिए, हमें दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन का आंसर चाहिए। आंसर किस में है? सी में है, तो सी को रिटर्न करना पड़ेगा। सी रिटर्न होगा, कहाँ जाएगा सी? देखिए यहाँ पे केवल फंक्शन डेफिनेशन लिखने से नहीं होता है, फंक्शन का कॉल भी करना पड़ता है फंक्शन को। ठीक है, तो जैसे आप नीचे देख रहे हैं func1 ब्रैकेट num1 कॉमन num2 लिखा है। तो ये num1 num2 क्या होंगे? num1 num2 वो नंबर्स हैं जो यूजर इनपुट करेगा। आप ऊपर देख सकते हैं num1 इक्वल टू int ये लिखा हुआ है, इनपुट ब्रैकेट डबल कोट्स एंटर फर्स्ट नंबर। सी इनपुट एक फंक्शन है जो कि ऑलरेडी लाइब्रेरी में लिखा है ना, इट्स अ प्री डिफाइंड फंक्शन। इनपुट फंक्शन पाइथन में प्री डिफाइंड फंक्शन होता है और उसके ब्रैकेट में जो भी आप डबल कोट्स के अंदर स्ट्रिंग लिखते हैं वो एज इट इज डिस्प्ले होती है। और जैसे और उसके आगे जब एंटर फर्स्ट नंबर लिखा हुआ आएगा तो यूजर वहां पर, क्योंकि वो कर्सर जो है वेट करेगा एंट्री के लिए, तो यूजर वहां पर एक नंबर एंटर कर देगा। जब यूजर एंटर कर देगा नंबर, तब ये दूसरी लाइन num2 इक्वल टू int इनपुट एंटर सेकंड नंबर वो एग्जीक्यूट होगी और वहां पर आपको लिखा हुआ दिखाई देगा एंटर सेकंड नंबर। फिर आप दूसरा नंबर भी एंटर करेंगे। ठीक है, पर हमने ब्रैकेट के बाद int क्यों लिखा है? सी इनपुट फंक्शन हमेशा जो भी चीज एंटर करता है वो स्ट्रिंग की फॉर्म में करता है और स्ट्रिंग का मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता है। तो उन स्ट्रिंग्स को हमें, भले ही आप नंबर 2 एंटर कर रहे हैं पर वो एज ए स्ट्रिंग ही लेगा, एज ए कैरेक्टर लेगा, उसको एज ए नंबर नहीं लेगा, एज ए इंटीजर नहीं लेगा। ठीक है,
तो आपको पहले उसको INT बाहर लिख के इंटीजर में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, अदरवाइज एरर आएगी। तो num1 टू num2 में क्या आ गए, जो कुछ भी आपने नंबर्स एंटर किए वो स्ट्रिंग फॉर्म में गए इनपुट फंक्शन की वजह से, लेकिन INT ने उन्हें इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो num1 में इंटीजर 2 और num2 में इंटीजर 3 आ गया। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 2 और 3 एंटर कर रहे हैं तो आप कुछ भी एंटर कर सकते हैं, कोई भी नंबर, ठीक है। लेकिन अगर आप INT नहीं लिखेंगे तो वो स्ट्रिंग की फॉर्म में num1 num2 में जाएगा और प्रोडक्ट नहीं कैलकुलेट हो पाएगा, क्योंकि स्ट्रिंग्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता, ठीक है। अब यहाँ num1 num2 की वैल्यू मैं यहाँ पर एज्यूम कर रही हूँ कि यूजर ने num1 में 2 डाला है और num2 में 3 डाला है, तो 2 और 3 वैल्यूज आ गई हैं। अब जो ये है एग्जीक्यूशन यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा pdt इक्वल टू func1 num1 num2। तो जैसे ही func1 num1 num2 यानी फंक्शन का नाम मिलता है और ब्रैकेट में num1 num2 मिलते हैं, तो क्या होता है, डेफिनेशन पे एग्जीक्यूशन पहुंच जाता है और num1 में और num2 में जो भी वैल्यूज हैं वो इन पैरामीटर्स x y में ट्रांसफर हो जाती हैं। तो x 2 हो जाएगा और y 3 हो जाएगी। num1 की वैल्यू x में जाती है, num2 की वैल्यू y में जाती है। और यहाँ पर कोलन के बाद जो भी दोनों लाइंस हैं, क्योंकि दोनों लाइन लेफ्ट से बराबर डिस्टेंस पे हैं, तो ये दोनों लाइन हमारे डेफिनेशन का पार्ट है, हमारे बॉडी का पार्ट है, फंक्शन की बॉडी का पार्ट है। तो पहले तो प्रोडक्ट हो जाएगा 2 × 3 यानी 6 और 6 चला जाएगा c में और c यानी c 6 हो गया और रिटर्न c यानी 6 रिटर्न होगा। अब ये 6 जाएगा कहाँ, जहां से फंक्शन कॉल होता है, यानी ये लाइन func1 ब्रैकेट num1 num2, एक तरह से ये पूरी लाइन 6 से रिप्लेस हो जाएगी, यानी pdt इक्वल टू 6 हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट लाइन में क्या कर रहे हैं, प्रिंट pdt यानी प्रिंट 6 कर रहे हैं, तो 6 आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरह से फंक्शन की डेफिनेशन एंड उसकी कॉलिंग होती है, ठीक है। डेफिनेशन आप हमेशा पहले लिखेंगे, कॉलिंग उसकी आप बाद में करेंगे पाइथन में, ठीक है। ये देखिए दो फंक्शन है num1 इक्वल टू सॉरी मतलब ये दो वेरिएबल्स हैं num1 एंड num2 और इक्वल टू में हमने INT इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर एंटर सेकेंड नंबर, हमने सेम फंक्शन जो अभी हमने डिस्कस किया था। मैं इसका आउटपुट आपको दिखाती हूँ। देखिए एंटर फर्स्ट नंबर और ब्लिंक कर रहा है कर्सर, क्यों, क्योंकि वो वेट कर रहा है एंट्री के लिए। तो इनपुट फंक्शन का यही काम है कि वो एक चीज एंटर करवाता है आपसे। तो मैंने एंटर किया यहाँ पे 2, जैसे ही मैं एंटर करूंगी तो वो मांगेगा एंटर सेकेंड नंबर, क्योंकि दूसरा इनपुट फंक्शन में लिखा है एंटर सेकेंड नंबर, तो 3। अब याद रखिएगा इनपुट फंक्शन जो है पाइथन में प्री डिफाइंड फंक्शन है, पहले से ही लाइब्रेरी में लिखा हुआ है, इसलिए अपना काम केवल नाम यूज करने से ही कर देता है, ठीक है। तो देखिए आउटपुट में 6 आ गया, क्यों, क्योंकि pdt इक्वल टू func1 num1 num2, हमने यहाँ से फंक्शन 1 कॉल किया और x और y में 2 और 3 चले गए और c इक्वल टू 6 हो गया, c रिटर्न होके यहाँ आया और func1 ब्रैकेट num1 num2 c की वैल्यू से रिप्लेस हो गया, तो pdt इक्वल टू 6 हो गया और प्रिंट pdt यानी प्रिंट 6 हो गया। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज दिखाती हूँ, अगर मैं यहाँ पर इसको INT हटा देती हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पर INT हटा दिया, यहाँ से हटा दिया और ये भी हटा दिया, ठीक है, और ये, ठीक है, तो केवल मैंने इनपुट रखा और INT हटा दिया। अब मैं आपको रन करके दिखाती हूँ, ठीक है। एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है, इनपुट अपना काम परफेक्टली कर रहा है, एंटर फर्स्ट नंबर मांग रहा है, 2 किया एंटर, 3 किया एंटर। देखिए एरर क्या आई, एरर क्या आई है, ये क्या दिखा रहा है कि कांट मल्टीप्लाई सीक्वेंस बाय नॉन INT ऑफ टाइप स्ट्रिंग। मैंने आपको बताया था बाय डिफॉल्ट इनपुट में जो कुछ भी आप एंटर करते हो वो एज अ स्ट्रिंग जाता है, तो यहाँ 2 और 3 जो मैंने एंटर किए वो एज अ नंबर नहीं गए, वो एज अ स्ट्रिंग गए हैं, तो स्ट्रिंग का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज शोइंग एन एरर। इसीलिए हमें हमेशा पहले उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना जरूरी है। तो मैंने यहाँ पे INT ब्रैकेट कर दिया और यहाँ पर भी ब्रैकेट कर दिया, यहाँ पर भी ब्रैकेट कर दिया, सॉरी यहाँ पर INT आएगा और ये ब्रैकेट आएगा, ये ब्रैकेट आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। 2 किया, अब की बार दूसरा नंबर ले लेते हैं, 4 किया, 5 किया, 20 आ गया, 4 × 5 इज 20, ठीक है। अब मैं कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे कि फंक्शन का फायदा क्या है। फंक्शन का फायदा देखिए अब ये है कि एक तो अलग अलग नंबर में यूज कर पा रही हूँ, है ना, तो यहाँ पे मैंने num1 num2 वेरिएबल ले लिए हैं
तो ऐसा नहीं है कि मुझे हमेशा 4 into 5 पे ही मेरी डिपेंडेंसी है, मैं कोई भी दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर कर सकती हूँ बाय यूजिंग पैरामीटर वेरिएबल्स, ठीक है ना। और कोड छोटा हो गया है। अब जैसे अगर मान लो इसी प्रोग्राम में एडिशन भी करना है, ठीक है, तो डेफ एड या एडिशन नाम ले लेते हैं ब्रैकेट में, ठीक है, w कॉमा t ले लेती हूँ, दो वेरिएबल्स, ठीक है, और मैं इनका एडिशन करती हूँ, टोटल नाम दे देती हूँ वेरिएबल का इक्वल टू w प्लस t, ठीक है, और रिटर्न क्या होगा हमारा टोटल, क्योंकि फाइनल वैल्यू क्या है टोटल, और वो जाएगी कहाँ, वो जाएगी, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर रही हूँ यहाँ पर ताकि फटाफट हो जाए ये, एंड ये पीडीटी नहीं होगा आपकी बार, ये क्या होगा, ये होगा सम, ठीक है, एंड यहाँ पर सम 1 ले लेती हूँ नाम, ठीक है, और यहाँ पर एडिशन, क्योंकि फंक्शन का नाम मैंने क्या लिया है एडिशन, राइट, तो एडिशन को कॉल करेंगे, और अभी मुझे दो नंबर्स, ठीक है, नंबर और नम 2 का ही हम एडिशन भी कर लेंगे, ठीक है, और सम 1 प्रिंट कर देंगे, ठीक है। अब मैं इसको पुरानी स्क्रीन को क्लोज कर देती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, और हम इसको डिस्प्ले करते हैं। देखिए जिन दो नंबर्स का मैं मल्टीप्लिकेशन कर रही हूँ उन्हीं का एडिशन भी कर रही हूँ, ठीक है। ओके, ये एरर दे रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने कोलन नहीं डाला है। अब मैं कोलन डाल के फिर से करती हूँ। देखिए 3 डाला, 5 डाला, एंटर, मल्टीप्लिकेशन हो गया 15 एंड एडिशन हो गया 8, 15 एंड 8 हमारे आंसर आ गए, ठीक है। तो इस तरह से आप फंक्शंस का यूज कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मेरा एडिशन गलत आ रहा था, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे गलती से सिंबल ले लिया है माइनस का, ठीक है, और मैं कर रही हूँ एडिशन, ठीक है, तो मिस्टेक है ये मेरी, तो ये मिस्टेक कहाँ पे आउटपुट में दिखेगी, राइट, यहाँ पे जो टोटल है वो गलत आएगा। अगर मैं दो नंबर लेती हूँ 4 एंड 2, तो मल्टीप्लिकेशन तो ठीक है 8, बट एडिशन क्या होना चाहिए था 6, आ गया क्या 2, क्योंकि मैंने वहां पे माइनस का साइन ले लिया गलती से, तो मेरा एडिशन गलत आ रहा है। तो अब मुझे पूरा प्रोग्राम चेक करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ एडिशन वाला फंक्शन पे जाऊंगी और उसका कोड चेक कर लूंगी, अच्छा ठीक है मेरी गलती यहाँ पर ये है कि माइनस की जगह ये प्लस होना चाहिए। तो इस तरह से हमारा डीबगिंग भी आसान हो जाता है, ठीक है। और ये प्रिंट फंक्शन प्रिंट कैसे कर रहा है, ये प्री डिफाइंड फंक्शन है, सिर्फ देखिए हम उसका नाम यूज कर रहे हैं और पैरामीटर की वैल्यू, तो ये कॉलिंग हो गई एक तरह से। जैसे हम यहाँ पर ये क्या है एडिशन num1 कॉमन num2, ये कॉलिंग ऑफ द फंक्शन है क्योंकि फंक्शन का नाम है और ब्रैकेट में दो वेरिएबल्स हैं। ऐसे यहाँ फंक्शन का नाम है और एक वेरिएबल है, तो ये भी फंक्शन की कॉलिंग है, केवल कॉलिंग से ही उसका काम हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसका कोड, उसकी डेफिनेशन ऑलरेडी लाइब्रेरी में लिखी हुई है, ठीक है। आई होप फंक्शन इज क्लियर।